Good morning, children. How are you? Are you fine? Okay. We are studying about the geography, lesson number 12 और environment, natural and human made environment. हमने environment के बारे में रीड किया. environment क्या चीज़ है? हमने नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ा, जो प्रकृति के द्वारा जो कुछ चीज़ें दी हुई है वो सब नेचुरल एनवायरनमेंट था. उसके बाद हमने पढ़ा ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में. जो मनुष्य ने बनाया एनवायरनमेंट को, उसका से चेंज किया, वो ह्यूमन एनवायरनमेंट कहलाया. इसके बाद हमने जो रीड किया इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में रीड किया, जिसमें कि नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच जो बैलेंस बना के रखा गया उसको इकोलॉजिकल बैलेंस कहा गया. इसके बाद इम्पोर्टेंस पढ़ा हमने नेचुरल एनवायरनमेंट की, क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह से हमें यूज करना चाहिए और किस तरह से हम लोग इसको सही ढंग से काम में ले सकते हैं. तो ये हमारा था नेचुरल एनवायरनमेंट और उसके प्रभाव के बारे में हमने पढ़ा. अगर मान लो हम ढंग से यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी प्रकृति धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी और आने वाली जो जनरेशन होगी उसको ये चीज़ें देखने के लिए भी नहीं मिलेगी. उसके बाद में वाई शुड वी प्रोटेक्ट और एनवायरनमेंट के बारे में हमने पढ़ा. हमें हमारा एनवायरनमेंट क्यों बचा के रखना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया. नहीं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना. चाहे हम सांस लेने के लिए हवा हो, पानी पीने के लिए हो, खाने के लिए हो, या ज़मीन जहाँ पे हम रह रहे हैं उनका अगर जुडिशियस यूज किया जाएगा तो ही हमारे लिए इसका एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा प्रॉफिट या फ़ायदा होगा. ठीक है, क्लियर. इसके बाद हमने पढ़ा हाउ डू द ह्यूमन इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट, किस तरह से मनुष्य इसको प्रभावित करता है. तो ये सब भी इसके ऊपर डिपेंड करता है. उसके बाद हम पढ़ रहे थे मेजर स्पेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में. 4 इसके पार्ट हैं: एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर के बारे में. हम एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहे थे. एटमॉस्फेयर जैसा कि नाम से रिलेटेड है, जो हमारी आसपास हवा है, वायु है या इससे रिलेटेड है, एयर, हवा से जो भी चीज़ हमें उपलब्ध हो रही है एटमॉस्फेयर के हिसाब से कह सकते हैं अपन. एयर जो एनवलप है, एक्चुअल में एनवलप जानते हो, एक लिफाफा. कैसे है, तो एयर एनवलप करती है सराउंड्स हमारे आसपास सारी चीज़ें जो देखते हैं अर्थ पे, जिसको हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर. हवा से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम एटमॉस्फेयर का वर्ड दे सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर मिक्सचर जो बहुत सारी गैसेज हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी चीज़ें मिलकर के और ये मिक्सचर बना हुआ है. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं. ऑक्सीजन नहीं लेते हम जो ब्रीथिंग करते हैं, हम जो सांस लेते हैं, उसमें बहुत सारी गैसेज हमारे अंदर भी जाती हैं और वो सब हमें पता लगता है क्या क्या चीज़ें हैं, है ना. तो उसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, मिक्स है वो सारी चीज़ें. इसी तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से हमें याद हो. इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड दैट द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अ लिटिल बियॉन्ड 1600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. ये इसका एक्चुअल में इसका पार्ट या एरिया जो कवर किया हुआ है 1600 किलोमीटर तक का एरिया इसमें कवर है. कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में बताया है. यहाँ पे एटमॉस्फेयर किस तरह से बना हुआ है. एटमॉस्फेयर एक्चुअल में ब्लैंकेट है एयर का, हवा का, और इसके चारों ओर पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर जो हवा है, और डेंसिटी जो एटमॉस्फेयर की है मैक्सिमम होती है नियर द अर्थ सरफेस. कहाँ पे होती है डेंसिटी सबसे ज़्यादा? अर्थ सरफेस के पास. बट इट डिक्रीजेज रैपिडली विद हाइट. लेकिन ये जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं, ऊपर का मतलब पहाड़ों पे नहीं, अपनी छत के ऊपर नहीं, ये अपनी पोजीशन से ऊपर चली जाती है, तो इसकी जो बहुत ज़्यादा अर्थ सरफेस से क्या होती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. तो एटमॉस्फेयर ही एक प्रकार से कंसिस्ट करता है बड़ी सारी गैसेज को, जैसे जो कि एक प्रकार से लगभग सारे कंपोजिशन जो बनावट इसकी हर तरह से हमें देखने को मिलती है. प्योर एयर जो कंसिस्ट करती है उसमें नाइट्रोजन होता है 78%. जो आप सांस लेते हैं उसमें 78% का मिक्सचर है, नाइट्रोजन है. ऑक्सीजन ओनली 21% होती है. आर्गन होती है 0.9%. कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.33%. तो कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें वगैरह जो होती हैं बहुत सारे मिक्सचर से बन कर के मिल कर के, और ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये और इसके अलावा अदर गैसेस भी इसमें मिक्स हैं. इसीलिए तो हम देखते हैं कि कई बार धुआं उठता है, अलग तरह की स्मेल हमें देखने को मिलती है और हमें पता लग जाता है कि कोई दूसरा कुछ चेंज हुआ है, या हम जो
जिस चीज़ का कोई भी स्मेल अगर आ गई आसपास से, कोई अच्छी या बुरी, तो उसको भी हमें एहसास हो जाता है, हमें पता लग जाता है। तो ये सब कारण क्या है, वाटर वेपर से डिपेंड करती है, डस्ट से, स्मोक से, पोलन ग्रेन से, साल्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो लो लेयर्स के एटमॉस्फेयर के ऊपर, ये सब इसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस के बारे में हम देखें। एटमॉस्फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बहुत एडवांटेज इसमें है। सबसे पहला, एटमॉस्फेयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट और अ ग्लास हाउस फॉर द अर्थ। इट रिसीव्स द रेडिएशन ऑफ द सन बट डज नॉट अलाउ द इंसुलेशन टू एस्केप। एज सच इट कीप्स द अर्थ वार्म। एटमॉस्फेयर ही एक्ट करता है कैसे, ब्लैंकेट के रूप में या ग्लास हाउस के रूप में, वो बचा के रखता है हमारे को, और ये रिसीव करता है सारे रेडिएशन, जो सूर्य की किरणें वगैरह जो आती हैं। हमें थोड़ी देर अगर मान लो सर्दी के दिनों में हम थोड़ा धूप में बैठ जाएं, अच्छा लगता है। गर्मी के दिनों में हमारे को जो डायरेक्ट सनलाइट आती है बहुत ज़्यादा हमारे को विचलित करने वाली हो जाती है, हम लोग नहीं सहन कर सकते हैं। तो यही कारण है कि ये क्या है, एक्चुअल में जो एक्चुअल जो गैसेज हैं या एक्चुअल जो रेज़ हैं, वो अगर हम तक पहुँचेगी तो हमारे लिए नुकसान पहुँचा सकती है। और यही कारण है कि वो क्या करती हैं, वो सारी गैसेज का ग्लास हाउस के रूप में प्रोटेक्ट करने का काम उसके द्वारा किया जाता है। वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि लोअर लेयर में ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ये एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब द हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ्स सरफेस एंड कीप द एटमॉस्फेयर वार्म इवन ड्यूरिंग नाइट। यहाँ तक कि ये रात का भी इसका कार्यक्रम चलता रहता है और उसको उसी हिसाब से एडजस्ट करती रहती है। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ जो दिखा रखा है, had there been no atmosphere, the extremes of temperature between the day and night would have been much greater। अगर मान लो एटमॉस्फेयर ना हो तो हमारे यहाँ टेम्परेचर जो हो किसका, दिन और रात का, उसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। सन्स रेज, सूर्य की किरणें, हीट द एटमॉस्फेयर डिफरेंटली एंड एज सच दे क्रिएट सर्कुलेशन इन द एटमॉस्फेयर विच लीड्स टू विंड्स एंड रेन्स। सूर्य की जो किरणें हैं वो एटमॉस्फेयर में डिफरेंटली हो सकती हैं, क्यों, ये क्रिएट करती है अलग अलग तरह का सर्कुलेशन एटमॉस्फेयर में, और वो ही लीड करती है क्या चीज़, विंड्स को और रेन्स को, हवाओं का काम रोकने का और उसको बढ़ाने का, बारिश का लाने का काम इसी के माध्यम से संभव है। तो एटमॉस्फेयर कंट्रोल करता है यहाँ एक्सट्रीमली सीजन्स को, डिफरेंट ट्रीज़ को, प्लांट्स can adapt themselves easily to the changing seasons and survive conveniently। एटमॉस्फेयर ही कंट्रोल कर सकता है एक्सट्रीम सीजन के हिसाब से, डिफरेंट ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, और ये जो आसपास वाली जगह हैं जो चेंजेज होते रहते हैं सीजन के, और जो उसमें जिसमें कि वो सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकें। ये था आपका एटमॉस्फेयर। नाउ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जैसे कि नाम में लिथोस्फीयर, ये वर्ड एक्चुअल में भूमंडल से संबंधित है, पृथ्वी से रिलेटेड है, ज़मीन से रिलेटेड है, और इसके बारे में दिखाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे व्हाट इज़ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का अगर डेफिनेशन दी जाए तो यहाँ अनदर इम्पोर्टेंट स्फीयर ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ द लिथोस्फीयर विच एनवेलोप्स इट्स इंटीरियर पोर्शन। द एवरेज थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर कम्स टू बी अबाउट 100 किलोमीटर। इसकी चट्टान है, एक्चुअल में हमारे यहाँ पे अलग अलग लेयर्स हैं, और लिथोस्फीयर की लेयर्स के हिसाब से बता रखा है कि एवरेज थिकनेस जो इसकी है वो कितनी है, 100 किलोमीटर के लगभग मानी जाती है। ये एक प्रकार से पाई जाती है थिकनेस के हिसाब से अर्थ क्रस्ट पे बहुत ज़्यादा है, जहाँ की कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करती है और कंपेयर करती है यहाँ द ओशन फ्लोर से। एज डेंसिटी इंक्रीज विद डेप्थ, सो रॉक्स फॉर्मिंग द अर्थ क्रस्ट आर ऑफ लोअर density than those below the crust. The lithosphere is made up of various types of rocks, while the core or interior of the earth is believed to be metallic, consisting predominantly of nickel and iron। लिथोस्फीयर भी अलग अलग तरह के जो यहाँ रॉक्स के पार्ट हैं, टाइप्स हैं, अलग अलग तरह के हिसाब से, इंटीरियर और आउटर के हिसाब से बता रखी है। ये ऐसा माना जाता है कि मेटलिक या मेटल से रिलेटेड है और कंसिस्ट करती है, उसमें निकल और आयरन पाया जाता है। तो लिथोस्फीयर के 2 लेयर्स इसमें है, एक सीआल, एसआई, एएल। एसआई जो कि सिलिका से रिलेटेड है, एएल एल्यूमिनियम से रिलेटेड है। दूसरी है सीमा, सीमा जो कि सिलिका और मैग्नीशियम से रिलेटेड है। ये सब दिखा रखा है। जैसे सीआल इज़ द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सीआल क्या है,
इसको अंडरलाइन कर लो। सियाल इज़ द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, बाहर वाली क्रस्ट के हिसाब से जानी जाती है, जिसको सियाल कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। SI सिलिका को रिप्रेजेंट करता है और AL एल्यूमिनियम को। इसकी डेंसिटी जो लोअर हो सकती है सीमा के हिसाब से, ये इंटीरियर लेयर है, क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे ये गहराई में चले जाते हैं। यही एक्सपोज होती है कंटिनेंट्स के हिसाब से। सीमा जो कि लेयर है अर्थ क्रस्ट की, सियाल के नीचे वाली, और ये कंपोज करती है लेयर्स के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको बताया। SI जो सिलिका से रिलेटेड है, MA जो मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करती है, और ये सीमा जो कि यहाँ दिखा रखा है, ये डेंसिटी जो हायर हो सकती है सियाल से, और ये फॉर्म करती है फ्लोर्स ऑफ द ओशंस के। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की इंपॉर्टेंस क्या है? तो आउटर कवरिंग जो क्रस्ट की है अर्थ की, जो कि लिथोस्फीयर कहा जाता है, और ग्रेट इंपॉर्टेंस इसकी है। इट्स सॉइल कवर करती है, इंडिस्पेंसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मोर ओवर लिथोस्फीयर इज अ सोर्स ऑफ वेरियस मिनरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग दोज ऑफ कोल एंड ऑयल। Various landforms of the lithosphere can be put to various uses depending upon the economic factors and human needs. हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है? इन्हीं ऊपर वाली चट्टानों के माध्यम से, पत्थरों के माध्यम से जो मिनरल्स हैं निकाले जाते हैं खोद करके, उन्हीं के माध्यम से हमारी पूर्ति पॉसिबल है। यही कारण है कि इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखी जाती है। और लिथोस्फीयर ही एक सोर्स है जो कि अलग अलग मिनरल रिसोर्सेज इससे हमें मिलते हैं। कोयला है, ऑयल है, अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं, लिथोस्फीयर के माध्यम से ये पॉसिबल है। और हम लोग सब उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारी आवश्यकताएं उसी के ऊपर बेसिस पे है। तो हमने आज पढ़ा एटमॉस्फेयर के बारे में, एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है, लिथोस्फीयर के बारे में हमने पढ़ा, उसमें सियाल और सीमा के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, अब बाकी का हम पढ़ेंगे कल। तो आपको रीड करना है, अच्छे से फाइंड आउट करना है, और ध्यान देना है रीडिंग पे, रीड करना है। ठीक है, ओके, बाय।